आज की हमारी ट्रेनिंग में हम पेडिग्री किस तरह बनाते हैं वो सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आयशा फुरकान है और ये पाकिस्तानी सोसाइटी ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स की तरफ से एक छोटी सी ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में जितनी भी सिंबल्स और अब्रीविएशन वगैरह हम यूज करेंगे वो या सिखाएंगे वो इस पेपर से ली गई हैं जो कि 2008 में बेनेट एट एल ने लिखा था और ये जर्नल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग में भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो इस पेपर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं ताकि आप बार बार उसको रिव्यू कर सकें या उसमें से देख सकें कि सिंबल्स अगर आपको भूल जाए तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहली फिगर जो हम कवर करेंगे आज उसमें कॉमन सिंबल्स, उनकी डेफिनेशंस और उनके अब्रीविएशंस को देखेंगे कि किस तरह बनाई जाती है पेडिग्री। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेल, फीमेल और उसके बाद लिखा हुआ है जेंडर नॉट स्पेसिफाइड और उसके बाद आखिर वाले बॉक्स में कमेंट्स हैं। तो मेल इंडिविजुअल को अगर आप देखें तो वो स्क्वायर बनाया जाता है, फीमेल जो असाइंड एट बर्थ होती है उसको सर्कल बनाया जाता है और जब नहीं मालूम होता है कि जेंडर क्या है तो उसको हम इस तरह डायमंड शेप में स्क्वायर को बनाते हैं, डायमंड शेप कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बर्थ का ईयर अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे बी फिर पीरियड या डॉट और जिस सन में वो शख्स पैदा हुआ है उसका सन नीचे लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि उनकी उम्र क्या है जो कि जिस तारीख को आपने पेडिग्री बनाई है उस तारीख को, तो आप उसकी उम्र इस तरह भी लिख सकते हैं और आखिर में वाई लिखना जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि ये ईयर्स है या मंथ्स है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्ची है तो और उसके 30 मंथ्स ओल्ड है तो आप 30M लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसमें अनस्पेसिफाइड जेंडर है उसमें 4MO लिखा हुआ है, यानी कि ये अनस्पेसिफाइड चाइल्ड 4 माह का है। अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड है यानी कि उनको बीमारी है तो आप उसको कलर इन कर सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाया है। और अगर एक ही शख्स को एक से ज्यादा बीमारियां हैं तो आप उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह के इसमें दिखाया है कि बीच में एक आधा आपने काट दिया और एक तरफ एक कलर किया है, दूसरी तरफ दूसरा कलर किया है, या एक तरफ पूरे फुल शेडिंग की और दूसरी तरफ इस तरह से लकीरें डाली हैं। आप इसमें एक देखेंगे कि जिन लोगों को हेरिडिटरी कैंसर की बीमारियां होती हैं उनमें एक ही शख्स में एक से ज्यादा कैंसर पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक खातून को ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है और लिंच सिंड्रोम जो कि एक और मुख्तलिफ कैंसर की बीमारी है जिसमें कोलन कैंसर और यूरिन कैंसर भी हो सकता है। तो अगर इस तरह से हो तो आप मुख्तलिफ इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं एक ही पर्सन के अंदर। इस तरह से नंबर 3 में अगर आप देखें तो अगर एक आपके पेशेंट हैं और उनके बहुत सारे बहन भाई हैं और उनकी सब में कोई खास सिमिलैरिटी नहीं है प्रेजेंटेशन में, यानी कि उनको वही बीमारियां नहीं है जो आपके पेशेंट में है, तो आप इस तरह भी उनको दिखा सकते हैं। अगर आपके पास जगह ना हो कि जिसमें आप फर्स्ट के लिए अगर 5 भाई हैं तो आप इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं, उसके अंदर 5 या 5 लिख सकते हैं। और अगर बहुत सारे बहुत सारे बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं जिनकी गिनती आपको नहीं पता या आपके जो पेशेंट हैं उनको नहीं पता तो आप n भी लिख सकते हैं व्हेन इट इज नॉट नोन। तो आप उस फर्ज कर लिया क्या मिसाल के तौर पे अगर किसी की दादी हैं और उनकी दादी के बहुत सारे भाई थे लेकिन जिस वक्त आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उस वक्त आपको नहीं पता कि उनके बहन भाई कितने भाई थे, तो आप इस तरह से बना के स्क्वायर बना के उसके अंदर n भी लिख सकते हैं। अच्छा, डिसीज इंडिविजुअल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान तरीका इसका ये है कि आप उसको एक जब आप स्क्वायर या सर्कल या डायमंड बनाए तो एक लाइन बीच में इस तरह से डाल दें ताकि पता चल सके कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है इनका इंतकाल हो चुका है।
और ये दिखाना दोबारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये डी लिखा हुआ हो, उससे पहले डी से पता चलता है कि उनकी डेथ की उम्र क्या थी। तो एज एट द टाइम ऑफ डेथ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर मंथ्स में है, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर वाई लिख देंगे इसके 35 के बाद तो ज्यादा आसानी होगी कि डेथ 35 ईयर्स में होगी। और अगर नहीं पता कि एग्जैक्टली 35 में हुई थी या 36 में हुई थी, तो आप 30s भी लिख सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे इन्होंने 60s लिखा हुआ है। और इस तरह से एरो बनाना का मतलब होता है, जो नंबर 6 में आपको नजर आ रहा होगा ये एरो बना हुआ, इसमें इसका मतलब होता है कि ये साहब ये साहिबा हैं जिन्होंने आपके क्लिनिक में आके आपको पहले फैमिली में पहले हैं जो जिन्होंने क्लिनिक में आके आपसे मशवरा लिया है, कंसल्टेंट्स हैं आपके। उनको प्रोबैंड भी कहा जाता है जब वो अफेक्टेड होते हैं। अगर उनमें बीमारी नजर आ रही होती है तो इसका मतलब अगर वो शेडेड होते हैं इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये प्रोबैंड है। प्रोबैंड अगेन का मतलब होता है कि ये अफेक्टेड फैमिली मेंबर है और ये पहले बन्नी है जो आपके पास आए हैं आपको कंसल्टेंट है या दिखाने के लिए, या फिर क्लाइंट है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि बच्चा पैदाइश के वक्त इंतकाल कर चुका था। तो अगर आपने स्टिल बर्थ दिखानी है और आपको पता है कि वो मेल था या फीमेल था, तो आप सर्कल फिर या स्क्वायर बना सकते हैं या डायमंड बना सकते हैं अगर नहीं पता था, और लाइन इस तरह से खींच सकते हैं। लेकिन इसके नीचे एस बी लिखना जरूरी होता है। अगेन स्टिल एस बी का मतलब स्टिल बर्थ, और उसके नीचे ये लिखना होगा कि कितनी जेस्टेशनल एज थी, यानी कि एक हामला खातून है वो कितने माह या कितने हफ्ते हामला रही थी और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ था जो कि इंतकाल कर चुका था पैदाइश के वक्त। अगर प्रेगनेंसी किसी की दिखानी है कि कोई प्रेग्नेंट है, तो आप इस तरह प्रेगनेंसी दिखा सकते हैं। अगर आपको पता है कि प्रेगनेंसी के की जो फीटस है उसका असाइन जेंडर क्या है, तो आप मेल बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। लेकिन उसके अंदर पी लिखना ज्यादा जरूरी है ताकि पता चल सके कि ये प्रेगनेंसी के मुताबिक बात मतलब कंसल्ट है। उसके नीचे आप देखेंगे कि नीचे भी आप और इलेबोरेट कर सकते हैं कि भाई कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं जिस दिन आपने उनकी पेडिग्री बनाई है या फैमिली हिस्ट्री ली है। अगर ठीक से ये नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन आपको ये पता है कि उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, तो आप LMP लिख के उसकी तारीख लिख सकते हैं। और अगर एमनियोसेंटेसिस हो चुका है या जेनेटिक टेस्टिंग हो चुकी है और आपको पता है कि उसकी इवैल्यूएशन क्या है, तो आप इस तरह से कैरियोटाइप भी नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि 47XY + 21, यानी कि ये एक मेल चाइल्ड है जिसको डाउन सिंड्रोम है और उसमें XY कंफर्म किया जा चुका है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी कि अगर मिसकैरेज हुआ है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहा जाता है उसको। उसमें आप इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें नीचे लिख सकते हैं कि क्या वजह थी जो कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया था या मिसकैरेज हो गया था। और वक्त भी लिख सकते हैं, एज भी लिख सकते हैं कि किस उम्र में वो कितने वीक्स, जो वालदा थी वो कितने वीक्स हामला थी, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर पता चल जाए कि मेल थी या फीमेल थी, तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि ये फीमेल थी या ये मेल था। और अगर 10 वीक से कम में होता है और अनअफेक्टेड होता है, तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 10 वीक से कम था जिस वक्त अबॉर्शन यानी कि मिसकैरेज हुआ। और इसमें तो पता करना मुश्किल होगा कि मेल था या फीमेल था। कुछ टेस्ट हैं अब जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 वीक्स में ही होते हैं, उसके बाद ही होते हैं, जिसमें पता कर सकते हैं कि फीटस मेल था कि फीमेल। अच्छा, और उसके अलावा अगर इलेक्टेड टर्मिनेशन होता है तो उसको TOP लिखते हैं, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें भी अगर अफेक्टेड होता है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अफेक्टेड में यानी कि आप शेड इन कर सकते हैं और फिर उसके एक लाइन अक्रॉस भी आप डाल सकते हैं ताकि रिप्रेजेंट करें कि ये इलेक्टेड टर्मिनेशन था, स्पॉन्टेनियस यानी कि मिसकैरेज नहीं था। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी फलोपियन ट्यूब्स होती हैं प्रेगनेंसी उसमें क्रिएट होती है, यूटरस के अंदर क्रिएट नहीं होती है। तो आप इस तरह भी एक्टोपिक लिख सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल उसमें एक स्लैश डाल के और नीचे ECT लिख सकते हैं ताकि पता चले कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी।
ओके, नेक्स्ट जो हम बात करने जाएंगे वो हम बताने जाएंगे कि पेडिग्री को बनाते किस तरह से और कौन से सिंबल्स उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये कॉमनली इस तरह से बनाई जाती है पेडिग्रीज, जिसमें जो मेल पेरेंट होता है यानी कि फादर या वालिद, वो उल्टे हाथ की तरफ बनाया जाता है, और जो वालदा की साइड होती है वो सीधे हाथ पे बनाई जाती है। और ये इनके जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह से लाइन बना के नीचे इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इनके यहाँ 2 लड़के हैं, एक लड़की है, और एक जो कि प्रेगनेंसी या ये पॉसिबली है एक्टोपिक प्रेगनेंसी शायद। इसके अलावा अगर आप एक साहब हैं जिनकी मल्टीपल वाइफ्स हैं, मिसाल के तौर पे इसमें दिखा रहे हैं कि एक पहली बीवी थी जिनकी इनके साथ अब रिश्तेदारी नहीं है, अगर उनकी डिवोर्स हो गई है या वो सेपरेट हो गए हैं, तो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इन साहिबा के साथ एक बेटी थी, और उनकी जो दूसरी या मौजूदा वाइफ है या अहले खाना है, उनके साथ आपस में उनके एक लड़का है और एक जिसके अननोन जेंडर है, जो असाइन नहीं हुआ है, इस तरह से बताया गया है। और अगर इन खातून की पहली रिलेशनशिप से बच्चे थे, तो वो इस तरह से बताए जा सकते हैं कि इन हजरत के साथ नहीं बल्कि किसी और पहली रिलेशनशिप में इनके एक लड़का है, और इससे पहली एक और रिलेशनशिप में उनके यहाँ एक लड़की है, और एक उन्होंने ये इलेक्टेड टर्मिनेशन की थी। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे कजिन मैरिजेस होती हैं, तो आपको ये भी काफी दफा इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे आप दिखा सकते हैं 2 लकीरें, सॉरी 2 लकीरें अगर डालते हैं इस तरह से एक हस्बैंड और एक वाइफ या 2 लोगों के दरमियान, तो इसका मतलब होता है कि ये कजिन मैरिजेस हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्संग्यूनिटी कहते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि अगर थर्ड कजिन से करीब रिश्तेदार हों तो वो कॉन्संग्यूनिस होते हैं, अगर थर्ड कजिन के बाद होते हैं तो यूजुअली इस तरह से लिखा नहीं जाता। और अगर पेडिग्री आप बना रहे हैं उसमें 3 जनरेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिखा सकते कि किस तरह से ये लोग कजिन्स हैं, तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट कजन है या सेकंड कजन है या थर्ड कजन है। अच्छा, अगर मल्टीपल होते हैं, किसी के यहाँ ट्विंस होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, तो फिर मल्टीपल जेस्टेशंस को इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह 3 में नंबर लाइन ऑफ डिसेंट में दिखाया गया है। अगर मोनोजाइगस हैं तो आप इस तरह से एक तरह से तकरीबन समझ लें कि ट्रायंगल सा बनाते हैं, लेकिन उसके बीच में एक लाइन डालते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सकें कि ये मोनोजाइगस हैं। अगर डाइजाइगस हैं तो उसमें बीच में वो लाइन नहीं लगाते हैं। और अगर नहीं बता सकते हैं कि मोनो है या डाई है, तो एक क्वेश्चन मार्क बीच में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर फैमिली की मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, तो आप इस तरह से एक इंडिविजुअल को ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह यहाँ दिखाया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इनफर्टिलिटी भी होती है लोगों में, और कभी कभी लोग खुद अपनी चॉइस की वजह से बच्चे नहीं पैदा करते हैं। तो अगर चॉइस है उनकी और वो खुद जान के बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, और खाली एक लाइन इस तरह से नीचे दिखाते हैं। अगर आप को पता है कि भाई इन्होंने मेल है जिन्होंने वैसेक्टमी कराई हुई है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि वैसेक्टमी की वजह से इनके बच्चे नहीं हैं, या अगर खातून है और उन्होंने अपनी ट्यूबल लाइगेशन कराई हुई है, तो आप ट्यूबल नीचे लिख सकते हैं कि इनकी ट्यूबल लाइगेशन की वजह से इनके यहाँ बच्चे नहीं है। इनफर्टिलिटी में अगर आप देखें तो यानी कि अगर पता है कि कोई मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से इनमें इनफर्टिलिटी है, तो चाह रहे हैं कि इनके यहाँ बच्चे हों लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह से 2 लाइनें लगाते हैं कि नीचे आप जब बनाएंगे पेडिग्री तो आप इस तरह से 2 लाइनें लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि रीजन क्या है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया होता है, कुछ खवातीन होती हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है और उनके बच्चे पैदा होना मुश्किल होता है, तो आप इस तरह नीचे उनका रीजन भी लिख सकते हैं। ये आखिरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो 3B है, जिसमें अडॉप्शन के मुताबिक बताया है। अगर अंदर अडॉप्शन किया, यानी कि अगर किसी ने अपने घर में किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, तो इस तरह आप डॉट
बना सकते हैं लाइन में। और जब आप अडॉप्टेड बच्चे का सिंबल बनाएंगे या लड़का या लड़की, तो उसके बाहर ये बड़े ब्रैकेट्स इस तरह से आप और भी बनाएंगे ताकि उसको एम्फसाइज किया जा सके कि अगर इस खानदान में कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है तो वो इस वाले बच्चे में आना बायोलॉजिकली कम रिस्क होगा, क्योंकि ये इन्होंने अपने बच्चे को ले पाल रखे हैं या अडॉप्ट किए हैं इन्होंने। और अगर आउट करे कोई किसी के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं और उन्होंने किसी और को दे दिए पालने के लिए और उन्होंने अडॉप्शन आउट किया है, तो उसमें फिर आप जैसे कि यूजुअली बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की लाइन बनाते हैं उसी तरह लाइन बनाएंगे, लेकिन आप फिर ये ब्रैकेट्स जो है ना वो डाल देंगे ताकि पता चल सके कि ये बच्चा अब इनके गार्डियनशिप में नहीं है, ये किसी और के गार्डियनशिप में है, लेकिन इनके यहाँ ये एक बच्चा पैदा हुआ था या हुई थी। और अगर ये अडॉप्शन घरों में हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक आंट ने या एक खाला है जिन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, तो आप इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब फिर ये होता है कि ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये इन्होंने अडॉप्ट किया या गोद लिया। अच्छा, अगला जो हम दिखाएंगे वो खास उन लोगों के लिए है जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं या सरोगेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बच्चे पैदा हो सकें। तो इसमें आप देखेंगे कि स्पर्म डोनर्स को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डोनर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डी, द लेटर डी। और जो सरोगेट होते हैं जो कि ज्यादातर खातूनी होती हैं जो कि एस से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डी क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर है तो ये स्पर्म डोनर है और इनकी वजह से प्रेगनेंसी हुई है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये स्पर्म ही डोनेट हो रहा है जिससे ये प्रेगनेंसी वजूद में आई है। जहाँ तक के ओवम या एग की डोनेशन होती है तो उसमें आप सर्कल इसी तरह बनाएंगे जैसे फीमेल का बनाते हैं और उसके अंदर डी लिख देंगे। और सरोगेट का मतलब ये होता है कि जिसने जो हामला खातून जो कि बच्चे को पैदा कर रही है लेकिन उसका एग नहीं इस्तेमाल हुआ है और स्पर्म जो है वो किसी और का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें आप एस लिख के और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सरोगेट है। ये इस बच्चे में इस सरोगेट की कोई बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं है। नंबर 4 में आप देख रहे हैं जहाँ पे सरोगेट ही ओवम डोनर है, यानी कि जिसने पैदा किया है जिसके यूरस में ये फीटस ग्रो हो रहा है उसी का एग भी इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस तरह डाल सकते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो बच्चा या जो प्रेगनेंसी क्रिएट हो रही है इसके बायोलॉजिकल फीचर्स या बायोलॉजिकल या जेनेटिक मटेरियल इसी डोनर से आ रहा है जो कि सरोगेट भी है। और अगर प्लान अडॉप्शन दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से प्लान अडॉप्शन में दिखा सकते हैं कि ये मैरिड कपल हैं, इन्होंने अडॉप्शन की है डोनर स्पर्म और डोनर एग जो कि किसी कोई और सरोगेट है जिसके यूरस में ये बच्चा या ये फीटस ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अब हम आखिरी जो स्लाइड है ये कवर करेंगे कि पेडिग्री के वो वाले सिंबल जिसमें हम दिखा सकें कि इनकी जेनेटिक्स की इवैल्यूएशन हो गई है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। और इसको दिखाया जाता है एक एस्ट्रिक्स से कि इस बच्चे की या इस खातून की इवैल्यूएशन होनी है। वो जेनेटिक इवैल्यूएशन भी हो सकती है और वो मुख्तलिफ और इवैल्यूएशन भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ देखेंगे कि एको लिखा गया है, यानी कि एको का एको एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड की तरह का होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है। तो इसमें आपको दिखा रहे हैं कि ये ई पहले लिखा है उन्होंने, ई का मतलब इवैल्यूएशन है और उसके बाद एक नेगेटिव का सिंबल लिखा है, इसका मतलब है कि इनका एको नेगेटिव था।
इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बंदी या ये बंदा इसकी इवैल्यूएशन हो गई है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 3-4 बहन भाई हैं और उन सब का एको हो गया है, तो आप इस तरह से एस्टेरिस्क उन सब के सिंबल्स के साथ लगा सकते हैं और नीचे फिर ई और माइनस का साइन और उसके अंदर ब्रैकेट्स में एको लिख सकते हैं। नंबर 2 में दिखा रहे हैं कि अगर किसी की इवैल्यूएशन हो गई है और वो कैरियर है किसी डिजीज के, तो वो किस तरह लिखते हैं, वो आप फिर जब सिंबल बनाएंगे तो उसके अंदर एक बीच में डॉट डाल सकते हैं। ये जाहिर सी बात है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और इसमें फिर आपको एस्टेरिस्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ये डॉट अंदर डाल दिया है। अच्छा, और ये नंबर 3 में दिखा रहे हैं कि अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है लेकिन उनको अभी तक वो बीमारी के असरात नजर नहीं आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो जिस बंदी इसमें खातून है जिन्होंने जेनेटिक का टेस्ट कराया था और उनका जेनेटिक का टेस्ट BRCA1 की जो जीन है उसके लिए पॉजिटिव है, और उसके जो एग्जैक्ट ऑल्टरेशन जो है वो यहाँ इस जगह 5385 में एक न्यूक्लियोटाइड C की इंसर्शन की वजह से उसमें ऑल्टरेशन आ गई है BRCA1 में। तो आप क्योंकि इस वक्त जिस उम्र में ये 25 साल की हैं, इनको अभी तक ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ है लेकिन ये पॉजिटिव है BRCA की एक ऑल्टरेशन के लिए, तो आप ये एक तरह से सीधी लकीर बीच में खींच के ये सिंबल बता सकते हैं कि ये प्री सिम्टोमेटिक है या ये एसिम्टोमेटिक है जिस वक्त आपने ये फैमिली हिस्ट्री बनाई है। E1 माइनस और E2 प्लस भी इस तरह से करके भी लिख सकते हैं कि आपने मल्टीपल इवैल्यूएशन के मतलब अगर बताना है तो आप उनको E1 और E2 भी लिख के बता सकते हैं। यानी कि E1 जो है उन्होंने बताया कि मैमोग्राम किया था और वो माइनस था, यानी कि वो नेगेटिव था, यानी कि उसमें कोई डिजीज नजर नहीं आई थी मैमोग्राम में। और जो E2 है वो हमारी जेनेटिक्स की इवैल्यूएशन है और वो प्लस है। अच्छा, नंबर 4 में दिखा रहे हैं कि स्टडी थी लेकिन वो अनइंफॉर्मेटिव थी, उसको आप EU से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर किसी का आपने टेस्ट करवाया है और उस टेस्ट में या तो पक्का नहीं पता चल सका है या वो अनइंफॉर्मेटिव थी कि वो डिजीज जेनेटिक है कि नहीं है, तो आप EU भी लिख सकते हैं। इसमें E2U लिखा गया है और इसमें बस ये बताया गया है कि कितने उनके ये ट्रिपल रिपीट होती है, उसमें से क्या रिपीट आने दिखाया गया। और ये आखिरी में दिखा रहे हैं कि अगर किसी के टेस्ट हुआ है और उसके टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप इस तरह लिखेंगे E+ और उसके बाद आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं कि वो क्या म्यूटेशन है। ये पहले वाली जो एग्जाम्पल है इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस दिखाया गया है, उसमें इस बच्ची को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और इसकी डेल्टा F508 म्यूटेशन। तो ये आपने इस तरह से यहाँ लिख दिया। लेकिन इसमें ये चीज और दिखाई गई है कि अगर एटलीस्ट इस केस में वालिद की तरफ से मालूम है कि डेल्टा F508 वेरिएशन इस बच्चे में आई है, लेकिन वालदा का टेस्ट या तो हुआ नहीं है या हुआ है लेकिन उसके मुतालिक पता नहीं है कि कौन सी म्यूटेशन थी, तो वो EU लिख दिया जाएगा और यहाँ पे बच्चे में दिखाएंगे डेल्टा F508/U। इस तरह से आपको पता चलेगा कि वालिद की तरफ से तो पता है कि कौन सी ऑल्टरेशन बच्ची में आई है लेकिन वालिदा की तरफ से नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि बच्ची को क्लासिक क्लिनिकल सिस्टिक फाइब्रोसिस है और दोनों वालिदैन कैरियर्स हैं। अच्छा, ये आखिरी जो एग्जांपल बताई है इन्होंने वो दिखाई है 10 वीक ओल्ड मेल फीटस की जिसको ट्राइसोमी 18 है, जो कैरियोटाइप में पता कर चुके हैं। और इसमें दिखाया गया है कि जो इवैल्यूएशन हुई है वो पॉजिटिव है और वो CVS से हुई है। CVS कहते हैं क्रॉनिक विलिस सैम्पलिंग को, और वो उसमें पता चल गया कि कैरियोटाइप में 47XY+18 है, तो ये मेल फीटस है और इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18 मौजूद है। और अगेन मेल फीटस के अंदर अगर आप P देखें तो पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान इवैल्यूएशन है। ओके, तो यहाँ तक तो खत्म हो गई हमारी इसकी कवरेज की किस तरह से पेडिग्री बनाते हैं और क्या क्या सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त मैं अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा रोक दूंगी ताकि मैं सवाल दे सकूं हमारी पार्टिसिपेंट्स में।